हेलो। मैंने ज्वाइन कर लिया, देख लीजिए। हम्म 6:30 पे कि स्टार्ट कर दो पहले। मित्रों, बहुत बहुत आभार साथ जुड़ने के लिए। विशेष आभार अंश फाउंडेशन को, जिसकी संस्थापिका अंजलि गुप्ता जी को, जिन्होंने मौका दिया कि व्यंग्य जैसे मुद्दे पर आपसे बात की जाए। दोस्तों, है क्या व्यंग्य? नाम सुनते हैं तो कुछ न कुछ तो होता है। हंसी है, चिढ़ाना है, कुछ तो है ये, जो ये शब्द जब जिक्र होता है तो हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, एक चमक आ जाती है। कई परिभाषाएं दी जा सकती हैं व्यंग्य की, लेकिन आज किसी परिभाषा की बात नहीं करते। अनुभव करते हैं व्यंग्य है क्या। मेरी नजर में व्यंग्य एक गोलगप्पे की तरह है, बताशे की तरह। कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ तीखा। आंख में आंसू भी आ जाते हैं कई बार, अगर मसाला थोड़ा ज्यादा जायकेदार हो गया, ज्यादा तीखा हो गया, लेकिन आनंद आ जाता है। यही है व्यंग्य, ऐसा मिला जुला चटपटा, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक। दूसरी परिभाषा अगर मैं कहूं तो मुझे व्यंग्य उस समझदार, जानदार, अनुभव वाले डॉक्टर की तरह नजर आता है, जो मरीज को हंसाता रहता है, मजेदार बातें करता रहता है, और इसी बीच में एक सुई लगा जाता है। यही है व्यंग्य। और इस व्यंग्य ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, इस देश के लोकतंत्र को बहुत कुछ दिया है। व्यंग्य हमारी परिभाषा है, व्यंग्य हमारे देश की संस्कृति है। इसके अंदर हास्य है, आनंद है, लोकतंत्र की यह जान है। क्यों? क्योंकि जिस देश में लोग हंसना भूल जाए, वो देश मृत हो जाता है। अब अगर हंसना और हंसी ठिठोली और व्यंग्य के बीच में क्या एकरूपता है? क्या वे समानार्थी हैं? नहीं। विशुद्ध हास्य से विशुद्ध व्यंग्य का सीधा सीधा एक अलग रास्ता बनता है। व्यंग्य विशुद्ध हास्य नहीं है। विशुद्ध हास्य तो देखने का एक तरीका है केवल। आप एक थुल-थुल से मोटे से व्यक्ति को देख के हंस सकते हैं, क्योंकि आप उस पल के लिए, लेकिन अगर आप उस गंभीरता में जाएं तो हो सकता है आपको तकलीफ हो, लेकिन एक क्षण के लिए आप हंसी ठिठोली कर सकते हैं, जिसके अंदर और कोई भाव नहीं, कुछ अलग कहना नहीं चाहते। आनंद का भाव है। उसने आपको स्वीकारोक्ति दी, हंसे, मिले, ठिठोली की, बात खत्म हो गई। उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो होली का आनंद है, वो उस तरह के हास्य का भाव है। लेकिन व्यंग्य उससे ज्यादा कहीं महीन चीज है, कुछ गंभीर चीज है। तो बात हम यहां से करें कि कैसे की बात, तो हम बाद में आएंगे। हम बात करें कि व्यंग्य जरूरी क्यों है। क्या है हमने बात की, क्यों जरूरी है? क्यों शायद इसलिए जरूरी है कि समाज में तकलीफ है, समाज में विद्रूपता है, समाज में विरोधाभास है। उसे देखकर कई बार आंखें नम भी हो जाती हैं, रोने को जी चाहता है। लेकिन इस समाज में, इस परिवेश में रोता हुआ चेहरा तो अपना भी अच्छा नहीं लगता। तो जो तकलीफ है, उस तकलीफ को दिल में समेटे हुए, दिल में संजोए हुए, अगर चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, कुछ बात कही जाती है, तो दूसरे को भी समझ में आ जाती है। वो व्यंग्य है। हालात बदलते हैं,
हंसी ठिठोली में गंभीर बात कही जाए, आनंद के बीच में बात कही जाए। यानी इंफोटेनमेंट तो आप शब्द आया, इंफोटेनमेंट के परबाबा हैं व्यंग्य। गंभीरता के साथ इस व्यंग्य ने इस देश को इतना कुछ दिया है, और हमारा उसके साथ बड़ा नाता है। काशी में चले जाइए, हास्य और व्यंग्य के साथ हम तो अपने भगवान के साथ भी हंसी ठिठोली कर लेते हैं, भगवान शिव के साथ हंस लेते हैं, तुलसी बाबा सन्यासियों के साथ हंस लेते हैं कि विंध्य के वासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी अति दुखारी। तो ये इस देश की संस्कृति है कि हंसी ठिठोली के साथ एक गंभीर बात कह दी, उसमें एक जान है, उसमें एक प्राण है। अब चूंकि तकलीफ के बिना व्यंग्य होता नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा, और तकलीफ किसकी? अपनी निजी? कतई। निजी के लिए तो हम हंस सकते हैं, अपने ऊपर हंसना सबसे आनंद का विषय है। दूसरों पे हंसने वाला व्यक्ति उतना अच्छा नहीं। हंसी अपने लिए, अपनों पे हंस दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्यंग्य व्यक्ति पे नहीं होता, व्यंग्य व्यवस्था पर होता है। व्यंग्य किसी सामाजिक स्थिति के ऊपर होता है, और व्यंग्य के अंदर बदलाव की एक चाह होती है। व्यंग्य के अंदर आशा की एक किरण छिपी हुई होती है, उसे समझना होता है। तो बातें बहुत सारी हो रही हैं, तो छोटे मोटे कुछ व्यंग्य हल्के फुल्के सुने जाएं, तो अपने व्यंग्य पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले व्यंग्य के बहुत बड़े पितामह शरद जोशी के व्यंग्य से हम एक बात शुरू करते हैं, और देखते हैं कि क्या चीजें हुई कि हम इस व्यंग्य को देखकर आनंद आ जाता है, और समझ में नहीं आता कि ये व्यंग्य आज कैसे लिखा गया, कि ये कल कैसे लिखा गया, और ये कल वाला व्यंग्य आज के व्यंग्य से इतना मिलता जुलता कैसे है, हालात बदलते क्यों नहीं। तो एक थोड़ा सा पाठ हो जाए और आनंद लिया जाए कि और उधार। ध्यान दीजिए, ये वो व्यंग्यकार हैं जिनका देहावसान 60 वर्ष की आयु में 1991 में, शरद जोशी जी। यानी इस देश में उस समय तो उदारीकरण, तथाकथित उदारीकरण की हवा भी नहीं चली। मनमोहन सिंह का कार्यकाल आरंभ हो रहा था, जिसमें लिबरलाइजेशन, मुक्तिकरण और उदार संस्कृति की बात की जा रही थी। उससे पहले का व्यंग्य लिख रहे हैं। उसमें उधार लेने के लिए ऐसा स्नेहपूर्ण आग्रह पहले नहीं होता था। लगता है यदि हम नहीं ले रहे तो अपने नागरिक दायित्वों से पीछे हट रहे हैं। कुछ अंदर ही अंदर पूछता खटकता कि हम उधार ले क्यों नहीं रहे। सच बात तो यह है, कर्जदार होने की शर्म जो हमारे जमाने में हमारे पूर्वजों को होती थी, हमें भी बड़ी हद तक शेष है। कर्जदार का सिर झुका रहता था, उसे रात भर नींद नहीं आती थी, चिंता सताया करती थी, आदि व्यर्थ की बातें मन के कोने में गुत्थी बनकर पड़ी है। हम अपने ही द्वारा शर्म के भार से मुक्त नहीं हो पा रहे। वक्त अब बदल गया है। अब कर्जदार का सीना फूला रहता है, और बैंक वाले गली से गुजरने में उसको डर नहीं लगता। और रात को आराम से सोता है, और सुबह उठने में कतई जल्दी नहीं करता। कर्ज उसने बैंक से लिया है, बैंक राष्ट्र का है, राष्ट्र उसका, सब उसके हैं। किसने किसको कर्ज दिया समझ नहीं आता, कौन किसका आभार माने, बैंक राष्ट्रवासियों का या राष्ट्रवासी बैंकों का। कुछ भी हो, मन को अच्छा लगता है। वक्त पड़े आसरा है, और वक्त तो पड़ता ही रहता है। ये है व्यंग्य। यानी आज के फिशर किंग से कहीं पहले कि कब ये संस्कृति जो मनुष्य की कमजोरियां हैं, साहित्य वास्तव में यही है, ये हर काल में वही समस्या है, और हर काल में आईना दिखाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप कहिए कि हालात को नहीं बदल के, हालात उस समय भी थे, उस समय भी मार्गदर्शन की जरूरत थी, आज भी। तो व्यंग्य हर समय हर काल में जरूरत पड़ती है। और व्यंग्य के साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है, बहुत अहम बात है, और वो ये कि व्यंग्य अपने पाठकों से बड़ी अपेक्षा करता है। व्यंग्य के पाठक, मैं कहूँ, सबसे ज्यादा समझदार पाठक, सबसे ज्यादा सुधी पाठक। क्यों? क्योंकि व्यंग्य में जो बात कही जा रही है वो तो वास्तव में कही ही नहीं जा रही। बिना कहे वो बात कही जानी, कहनी है, बिना कहे समझाना है। और बिना कहे तब समझाएंगे क्योंकि वह व्यक्ति
कुछ न कुछ उसके पीछे की मंशा समझ रहा हो, तभी व्यंग्य की बात कही जा सकती है। तो इसलिए ऐसा व्यंग्य का पाठक, और ये पाठक ढूंढना बड़ा मुश्किल काम, उस पाठक को पाना, उस पाठक के बीच बात करना। और बड़ी आनंद की बात है कि नई पीढ़ी से ऐसे पाठक मिल रहे हैं, नई पीढ़ी को आनंद आ रहा है। मैं ईमानदारी के साथ बताऊं कि मैं बरसों से पहला व्यंग्य का पहला पाठ अपनी बेटी आद्या के सामने, क्योंकि वो मुझे उसके शब्द देती, समझती है, और उन सारे चीजों से आगे बात हो। क्योंकि नई पीढ़ी के साथ जुड़ा नहीं, तो जिसकी समस्याएं, आप किसकी समस्याएं की बात कर रहे हो? अपनी समस्याओं की बात कर रहे हो। समाज के साथ आपका जुड़ाव नहीं हो पा रहा, नई पीढ़ियों से बात नहीं हो पा रही, तो किसके लिए व्यंग्य? तो इसी कड़ी में मेरे से आग्रह किया गया कि मैं अपनी पुस्तक के बारे में बात करूं, जो कि नवजागरण प्रकाशन ने प्रकाशित की, कलयुग की बेताल कथा, हाल में प्रकाशित हुई पुस्तक। आह, बहुत सारी बातें इसके साथ की गई। मैं आभारी हूँ अंजलि जी का कि उन्होंने इस पुस्तक को इस योग्य समझा कि आपके साथ भी चर्चा की जाए। मैं हर उस व्यक्ति का, चाहे कि सुरेश जी हों, आईएमसी के पूर्व डायरेक्टर हों, भगत जी हों, हमारे तमाम मित्रों का, श्रद्धेय सूर्य प्रसाद दीक्षित जी जो साहित्य के बहुत बड़े आलोचक हैं, उन्होंने इस पुस्तक के लिए कुछ लिखा। बड़े भाई सदृश आलोक पुराणिक जी का, जिन्होंने इस किताब के लिए अच्छे शब्द दिए, आमुख लिखा, प्रशंसा के कुछ शब्द लिखे। इन सारे लोगों का मार्गदर्शन, क्योंकि उम्र में छोटा हूँ तो बढ़ावा दिया, स्नेह है उनका। लेकिन इसे पढ़ें, इसे आंकें, और अगर इस पे भी कुछ व्यंग्य करने वाला हो तो वो भी कर दें। तो कुछ चीजें हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये कलयुग की बेताल कथा आई कहाँ से? ये बेताल क्यों आए, क्यों लौट आया भाई ये बेताल? और ये विक्रम क्या है? ये विक्रम बेताल पचीसी चली आ रही थी, ये फिर क्यों आई? तो मुझे लगता है कि ये जो संवाद है, इस देश की परंपरा है, और बिना संवाद के कोई बात होती नहीं। संवाद से ही बात निकलती है। शिव पार्वती के साथ संवाद करते हैं, कृष्ण अर्जुन के साथ संवाद करते हैं, गरुण भी काकभूषुंडी के साथ संवाद करते हैं, और विक्रम बेताल के साथ संवाद करते हैं। विक्रम और बेताल के रूपक को समझना जरूरी है। बेताल माने पुरानी पीढ़ी, पुराने मूल्य, और वो वर्तमान को टटोलते हैं। पुराना मतलब गलत नहीं, पुराने में बहुत कुछ सार्थक भी, लेकिन एक संवाद होना बहुत जरूरी है पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में। हाँ, जब पुरानी बेताल कथा थी तो बेताल चुप रहता था, मशक्कत करता था कि विक्रम तू बोला तो मैं चला। यहाँ पर बेताल कहता है, बोल, बोल, जल्दी बोल, लगातार बोल, कि अंत में बोलने को कहता था, यहाँ पे लगातार बोलने को कहता है, संवाद करने को कहता है। क्योंकि चुप, चुप तो सालों से पूरी व्यवस्था बनी। 70 साल से तुम चुप, घर में बच्चा चुप, परिवार में बहू चुप, और अंदर अंदर सब बोल रहे हैं। भड़ास भरी पड़ी, इतनी भड़ास भरी पड़ी है। लेकिन पार्टी के अंदर तुम चुप, सत्ता के अंदर तुम चुप, सत्ता के अंदर एक दल है तो उसके अंदर चुप। लोकतंत्र में यानी अब तो दुनिया में कहाँ बोलना है, ये बड़ी मुश्किल बात हो गई कि बोला कहाँ जाए। और ये एक पार्टी एक व्यवस्था की बात नहीं, मैंने कहा ना, ये 70 साल ये परंपरा हमको दी। और हम कौन है कि नचिकेता सवाल पूछ लेता है पिताजी से, और उसके बाद पूछने को पूछते वो मृत्यु के आचार्य यम से पूछता है, आप सवाल तो बताने पड़े, जवाब तो आपको देना पड़े। तो ये जवाब मांगने की जो जिजीविषा, जवाब मांगने की जो इच्छा है, ये विक्रम बेताल संवाद से निकलती। तो बड़े राजनीतिक मुद्दों से लेकर बहुत सारे मुद्दों पर बात की है, लेकिन किसी पार्टी पर बात नहीं करने के बजाय कुछ परंपराओं पर बात की है, कुछ मूल्यों पर बात की है, और कुछ हमारी आपकी बात की है। ये व्यक्ति के ऊपर नहीं, मैंने कहा ये व्यवस्था के ऊपर। मैंने इसीलिए इसको शीर्षक दिया 70 साल की अव्यवस्था को समर्पित है। तो एक आध छोटे फुटकर पाठ करते हैं, और ऐसे पाठ से शुरू करते हैं जिससे शायद सब जुड़ते हैं। तो एक छोटा सा मैं पाठ करता हूं, दर्द भरा एक बस्ता। यार विक्रम, बता, मुझे लादने का तुझमें स्टेमिना कहाँ से मिला? तू तो इस दम पर 4-5 च्यवनप्राश के ऐड पा ही सकता था। बेताल आज खिंचाई के मूड में था। यह किसी च्यवनप्राश का नहीं, बचपन के बस्ते का कमाल है, विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया।
मैंने सुना है बोझा ढोकर लोग गधे बन जाते हैं, पर तू तो राजा बन गया। बेताल ने चुटकी ली। तुझे लादने वाला गधा ही होगा, राजा तो मैं पापा जी की वजह से बना। बस्ता लाद के तो मुझे तुझे ढोने की एबिलिटी मिली। उस बस्ते में होता क्या था, बेताल ने क्वेरी की। 10वीं सब्जेक्ट बुक, उनकी 20वीं कॉपी, हर एक की वर्कबुक, डायरी, प्रोजेक्ट, उन्हें झेलने का एक छोटा सा टिकट। विक्रम के बचपन का दर्द शब्दों में उतर पड़ा। लेकिन इतना तो तू पढ़ लेता था, बेताल ने आंखें फाड़ते हुए पूछा। पढ़ना क्या था? टीचर बुक पढ़कर बोर्ड पे लिख देती थी, बोर्ड से हम कॉपी में कॉपी कर लेते थे, रोज सिलबट्टे की तरह रट्टा लगाना होता था। फाइनली दिमाग में बची अपच एग्जाम शीट में झोंक देते थे। विक्रम झल्लाया। बदले में? बेताल ने दीदे फाड़ कर पूछा। रिजल्ट में टीचर ABCD कुछ लिख देती थी, किस्मत खुश हो गई तो एक आध प्लस का निशान भी मिल जाता था। विक्रम मुस्कुराया। तेरी नॉलेज काफी बढ़ गई होगी इससे। बेताल मामले की तह में जाने की कोशिश कर रहा था। खाक आज तक पता नहीं लग पाया कि गेहूं और जौ के खेत में अंतर क्या होता है। उड़ती चिड़िया के पर पहचाना तो छोड़, सीधी सादी चिड़िया का नाम तक नहीं बता पाता। ये तक नहीं पता कि सलीम जहांगीर था या शाहजहां। उसके लिए तो सीरियल देखता। विक्रम ने क्लियर किया। लेकिन सीरियल बनाने वाले भी तो तेरे जैसे ही किसी स्कूल में पढ़े होंगे, कहीं वो भी तो। ये तो सोचा ही नहीं। खैर, एक अनपढ़ सिपाही ने तलवार चलानी सिखा दी, उसी की कमाई खा रहा हूं, विक्रम बोला। कुल मिलाकर 60 किलो का नतीजा एक अदद प्लस। किसी 60 किलो झोले पर तुम मुक्केबाजी करता तो मोहम्मद अली बन जाता, बॉक्सर। खैर, तूने स्कूल क्यों नहीं बदल लिया? स्कूल बदलना? मेरे एडमिशन के लिए पापा मम्मी का टेस्ट हुआ था, फेल हो गए थे पिताजी। इसी स्कूल के प्रोडक्ट थे ना। फिर एक बड़े पढ़े मंत्री से सोर्स लगाया, तब एडमिशन। स्कूल इतना पावरफुल? बेताल चकराया। क्यों नहीं, क्रीम पाउडर की तरह स्कूल के भी ऐड आते थे। अच्छा, बच्चों से इतना बोझ लदवाने पर सरकार कुछ नहीं करती? इतने बोझ पर तो तू बाल मजदूर की ग्रेड में आ सकता था। पता नहीं, लेकिन एक दिन मंत्री जी स्कूल में आए थे, बोले देश बड़ा है, उसकी समस्याएं भारी भारी हैं, उन सबका बोझ हमें ही आगे चल के कंधों पे उठाना है। लगा शायद इसीलिए हमारे कंधे मजबूत किए जा रहे हैं। ऐसे मजबूत कंधों से तो कोई उम्मीदों की अर्थी ही हो सकता है। बेताल की मुस्कान में एक टीस थी। विक्रम की भी आंखें नम हो गईं। बेताल भी आंखों की पोरे पोंछते हुए बिना बताए उड़ गया। ये छोटा सा एक व्यंग्य था, बच्चों की संवेदना, नई पीढ़ी, नई चीजें, जो कल्पना, जो उड़ना चाहते हैं, उनको हम बच्चे के बस्ते के बोझ के पीछे दबा देते हैं। किसी ने एक बार कहा था कि चिड़िया तो उड़ती है, हिरन भागते हैं, और बच्चे बोझ तले, बस्ते तले पिसते हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं नई पीढ़ी? व्यंग्य इस संकलन में कुछ हमने स्फुट व्यंग्य भी रखे। दो अंश हैं। पहला खंड विक्रम बेताल संवाद पर है, और दूसरा एक अलग अलग मुद्दों के ऊपर है। उनमें पूरी रेंज है, आपको हर किस्म की झलक मिल जाएगी। आत्ममंथन, चुनाव में हारने के बाद किस तरह होता है, वहां से लेकर के डिफरेंट पॉलिटिकल अप्रोचेस क्या होती हैं, सोच क्या होती है, राजनीति के गुणा गणित कैसे होते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर एक रेंज देने की कोशिश की है। एक छोटा सा इंद्रधनुष बनाने की कोशिश की। एक छोटा सा व्यंग्य पढ़ करके मैं बात इसमें विराम दूंगा कि ऐसे खेद पर खेद है। वक्त आ गया है कि जब हम खेद प्रकट करने को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में स्वीकार कर लें। ऐसा न होना खेद का विषय होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के विलुप्त होने की आशंकाओं के बीच खेद ही वह जरिया है जिससे देश और दुनिया की गाड़ी चल सकती है। बताइए आप कि कैसा कभी हो सकता था कि मुद्दा गरमा गर्म हो, भाप निकल रही हो, सत्ता और विपक्ष एकदम तलवार लड़ाने पे एकदम कमर कस लिए हो, कोई वो काम नहीं कर सकता था जो खेद करने कर दिया। शांति करा दी। वाह, शांति जी भी खेद। किसी ने भगवा आतंकवाद का शब्द इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके राजनीति चमकाई, फिर एक दिन खेद प्रकट कर दिया, मामला गया। खेद की मांग करने पर वाले भी मुस्कुरा उठे, खेद की स्थिति प्रकट करने वाले भी मुस्कुरा दिए। अमेरिका का पाकिस्तान में ड्रोन हमला हुआ, तमाम पाकिस्तानी निपट गए। सैम साहब ने क्या किया? खेद जता दिया।
पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपनी पीठ ठोक ली। वास्तव में देश दुनिया में अब इस बात पर आम सहमति हो जानी चाहिए कि समस्याएं अब कतई नहीं सुलझेंगी। इसलिए उन्हें सुलझाने पर, उन्हें सोचने पर समय खर्च करना मूर्खता होगी। इसकी बजाय उन पर खेद प्रकट करने की विधियों पर ध्यान देना चाहिए। यह सोचा जाना चाहिए कि किस मुद्दे पर, कब, कैसे और किससे खेद प्रकट कर दिया जाए। इस दिशा में तमाम उत्साहजनक प्रदर्शन जारी है। जिसको जैसे मिल रहा है खेद प्रकट कर रहा है। आतंकवाद समर्थक मानवाधिकार की स्थिति पर खेद प्रकट कर रहे हैं। लालू यादव की पार्टी वाले विकास की हालत पर बिहार में खेद प्रकट कर रहे हैं। पुलिस वाले घूसखोरी पर खेद प्रकट कर रहे हैं। कमी बस इतनी है कि सनी लियोनी फिल्मों में अश्लीलता पर खेद नहीं प्रकट कर रही। खैर, महंगाई कम नहीं हुई तो क्या हुआ? राज्य और केंद्र सरकारें खेद तो जता रही हैं। विपक्ष सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, ऐसी सरकार के होने पर खेद जता रहा है। गठबंधन के नेता इस मोर्चे के बनने में हो रही दिक्कतों पर खेद प्रकट कर रहे हैं। कुछ भाई लोगों की राय है कि प्रत्याशी और पद के बीच में एक ही फासला है, खेद। यानी खेद हासिल करते ही आम पद के योग्य हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि फलाना 84 के दंगों के लिए खेद जताएं, बदले में उनसे कहता गुजरात दंगे में पहले खेद जताओ। भाई अगर गुनाह किया है तो सजा दो, न्याय दो, लेकिन न्याय तो ऊपर वाला करेगा, नीचे वाले तो बस खेद जताएंगे। खेद जताने के अलावा कुछ न कर पाने वाले भारतीय खुद पर खेद जताएंगे क्या? ये है, ये एक पीड़ा है, एक दर्द है, और ये व्यवस्था भी, जैसे मैंने कहा, व्यक्ति पर। राजनीति में अगर जब जब हम व्यक्ति केंद्रित होते गए, जब जब हमें लगता रहा एक व्यक्ति ही केवल सारे आनंद की जड़ है या सारी समस्या की जड़ है, तब तब समस्या। और हमें लगता है कि जब व्यवस्था के परिवर्तन की जरूरी है, आत्ममंथन की जरूरत है, और आत्ममंथन का एक जरिया है खेद का। ये व्यंग पढ़ा आपने, और जहां मैं ये नहीं कहता ये आदर्श स्थिति, एक प्रयास है, और हम सबके अंदर एक चुटकी लेने की एक आदत है। अब हम बात करते हैं कैसे लिखा जाता है व्यंग, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। और व्यंग के अंदर सबसे बड़ी बात है कि ये वक्रोक्ति, थोड़ा सा घुमा कर कहना, थोड़ा सा अंदाज से कहना। स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो स्टूडेंट जैसे टीचर हो, आपने आइए साहब कुर्सी पर बैठिए, प्रतीक्षा ही हो रही थी आपकी, समझ गए कि साहब लेट हुए हैं इसलिए सुनाया जाए। तो यहां से शुरुआत होती है कि हर दिन हर पल ये चुटकी लेना। घर में लेट आने पे जो पापा बोलते हैं, मम्मी बोलती हैं, आइए आइए साहब रिजल्ट सुन के आ रहे हैं, यही है व्यंग्य। यही चुटकी लेने का अंदाज यहाँ से शुरुआत होती है। और ये छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। यही से शुरुआत, अगर आपने इन चीजों को समझना शुरू किया, इनके शब्दों को समझना शुरू किया, तो आप महत्वपूर्ण हो जाएंगे, आप महत्वपूर्ण व्यंग्य लेखक बन सकते हैं। इसके अलावा शब्दों के साथ खेलना, हिंदी इंग्लिश भाषा कोई रेंज नहीं है। भाषा आप देखेंगे कहीं पे आपको विशुद्ध तत्सम मिलेगा, किसी जगह विशुद्ध तत्व, किसी जगह खालिस बम्बैया मिलेगी। भाषा की एक रेंज चाहिए, और भाषा की रेंज किसी किताब से पढ़ के सिनोनिम रटने से नहीं आएगी। उसी मुंबईया भाषा में तमाम गुलजार चाहे सब रहते, वही बम्बईया भाषा, इसने हिंदी अंग्रेजी सबको समेट रखा है, वैसी ही भाषा, जीवंत भाषा, वही व्यंग्य की भाषा। और उसके शीर्षक, उनके अंदर कुछ खेलने का आनंद आता है, मजा आता है। एक छोटा सा प्रयास, मैं आपको केवल शीर्षकों की कड़ी सुनाता हूं। आनंदे आत्ममंथन, अर्थ का अर्थ, बाजार में बेताल, भूख के रस, बुद्धिजीवी बनाम बुद्धिजीवी, चक्का बनाम चक्की, क्रिकेट का हिट विकेट, दर्द भरा एक बस्ता जो अभी आपने सुना, हवा में हड़ताल, हिस्ट्री की मिस्ट्री, जिन्न की जान तोता, मौन मीन्स महामंत्र, माया परम सत्यम, पंचर साइकिल और गुजराती डांडिया, परिवार बनाम पॉलिटिकल वार, प्लीज अरेस्ट हो जाओ, प्रेत का सीरियल प्रेम, प्रॉब्लम में प्रेत, रिश्वत एक कला एक विज्ञान, शमशान में विदेशी निवेश, सितारे गर्दिश में, वो उल्टा क्यों है, व्हाइट इज ब्लैक, या अपन का विकास है। तो आजाद व्यंग रचनाएं उनमें से अगर हो गए अमर, ऐसे खेत पर खेत है, अध श्री झाड़ू युद्ध कथा, बम बम बधाई, भैंस का पंख विलास, बीड़ी और मशाल, छलांग गरीबी रेखा से, चांद पर ब्रेकिंग न्यूज, चीनी कम, कंफ्यूज कलयुगी कौन तेर, दलदल में दलदल, दाऊदनामा, एक अर्थशास्त्री पत्नी का प्रेम पत्र, एक खत रुपए के नाम, एक रंगीन एवार्ड, फिगर का राज रोटी प्याज,
गाली दर्शन, हे साइज जीरो सवारी, खेल पर खेल, कोल कर्म और नवयुग, लेट्स चेंज इंची टेप, लोकतंत्र का स्पेशलाइजेशन, नैनो में क्या है, पाल और पी, पंचायत में हाथी, पौवा प्रेमियों के लिए शोक पत्र, राजनीति बनाम रामलीला, राखी और राष्ट्रीय समस्या, शाप देंगी रंभा मेनका, वाह क्या बात है, टमाटर का आभार पत्र, उज्जवल उम्मीदों की लाइट, सिलेंडर और लास्ट में काहे लिखी किताब। तो ये छोटे से प्रयोग, और जो कि मैंने कहा ना कि मैंने अपने अग्रजों से सीखा, ये परंपरा है, ये सब कुछ मेरा नहीं। व्यंग भी वास्तव में समाज से ही मिलता है, भाषा समाज से मिलती है, जीवन समाज से मिलता है, मूल्य भी समाज से मिलता है। संवेदना, लिखने के पीछे संवेदना, मेरे आध्यात्मिक गुरु आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते थे कि संवेदना के बिना कुछ नहीं, शब्द व्यर्थ है अगर आपके पास संवेदना, उसी संवेदना को सीखने का प्रयास है। मैं नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल आदर्श पुस्तक है, एक सफर कर रही हूँ, उसमें एक पड़ाव है, आपका स्नेह मिला, बाकी लोगों का स्नेह मिला, तो एक प्रयास है। विभिन्न समाचार पत्रों में ये लेख एक लंबे समय तक प्रकाशित होते रहे, और बाद में लोगों ने कहा कि चूंकि पत्र के अलावा कहा कि अब इसको पुस्तकाकार रूप देना है, तो एक प्रयास उसके सिलसिले में हुआ। मैं अब कुछ आपके प्रश्न हो तो मैं उनको देखना चाहूंगा। हेलो, 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 कोई प्रश्न? हेलो, ठीक है मित्रों, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी बाधाएं आ रही हैं, और इस बीच में व्यंग की भाषा में कहा जाता है कि जो छोटा है, स्फुट है, जो धारदार है, वो सूक्ष्म में जो आनंद है वो विराट में नहीं, सूक्ष्म में भी विराट के रूप स्वरूप का दर्शन यह देश हमेशा करता रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अभी विस्तार से कुछ और बातें करेंगे। धन्यवाद, आभार।